वणक्कम। मंच पर विराजमान तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी एल. मुरुगन जी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर के. रामासामी जी, अलग अलग कृषि संगठनों से आए गणमान्य सभी महानुभाव, अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों और देश भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहां से उनको भी वणक्कम कहता हूं, नमस्कार कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपकी भी और देश भर में जमा हुए मेरे किसान भाई बहनों की भी क्षमा मांगता हूं। मुझे आने में करीब करीब 1 घंटा देरी हो गई, क्योंकि मैं आज पुट्टपर्ती में सत्य साईं बाबा के कार्यक्रम में था, लेकिन वहां कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल गया तो मुझे आने में विलंब हुआ। आप सबको जो असुविधा हुई, देश भर में मैं देख रहा हूं काफी लोग बैठे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। मैं जब पांडियन जी का भाषण सुन रहा था, मुझे लग रहा था अच्छा होता किसी ने मुझे बचपन में तमिल सिखाई होती तो मैं आज उस स्पीच का इतना आनंद ले सकता था, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन जो कुछ मैं समझ पा रहा था, वो जल्लीकुट्टे की बात कर रहे थे, वे कोविड के समय जो कठिनाइयां हुई उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैंने रवि जी को कहा है कि मुझे पांडियन जी के भाषण को हिंदी या अंग्रेजी में तैयार करके भेजे, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। लेकिन मैं उनकी भावना को पूरी तरह आत्मसात कर रहा था, मैं अनुभव कर रहा था, और मेरे लिए बहुत अच्छा पल था ये। जब मैं यहां मंच में आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। मेरे किसान भाई बहनों, कोयम्बटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुदमलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं। कोयम्बटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है। ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है। यहां का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और अब तो कोयम्बटूर एक और मायने में विशेष बन गया है। यहां के भूतपूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथियों, नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं तमिलनाडु के सभी किसान साथियों को साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट के इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और अभी मैं प्रदर्शनी देखने गया था, मुझे बहुत किसानों से बातचीत करने का सौभाग्य मिला, और कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके पीएचडी करके खेती कर रहा है,
कोई नासा में चंद्रयान का काम करते करते छोड़ करके खेती कर रहा है और खुद खेती करता है। इतना ही नहीं, अनेक किसानों को वो तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को ट्रेन कर रहे हैं। मुझे आज सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा, अगर मैं आज इस कार्यक्रम में न आया होता तो मैंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया होता और आज मैंने यहां आकर के बहुत कुछ सीखा है। मैं अब मन से तमिलनाडु के किसानों की जो हिम्मत है, परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी जो ताकत है, उसको 100 सलाम करता हूं। यहां किसान भाई बहन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंडस्ट्री से जुड़े साथी, स्टार्टअप और इनोवेटर्स सब एक साथ जुटे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आने वाले वर्षों में मैं भारत की खेती में कई बड़े बदलाव होते देख रहा हूं। भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। मेरे किसान भाई बहनों, बीते 11 वर्षों में देश के पूरे कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करीब करीब 2 गुना हुआ है। खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने किसानों को मदद देने का हर रास्ता खोला है। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। ये 10 लाख करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। साथियों, अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। ये राशि किसानों के खेती से जुड़े अनेक कामों को पूरा करने का माध्यम बनी है। मैं इस योजना के लाभार्थी करोड़ों किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहां पीछे 2 बालिकाएं प्ले कार्ड लेकर कब से खड़ी है, हाथ उनके थक जाएंगे। मैं सिक्योरिटी के लोगों से कहूंगा कि वो लेकर के, शायद मेरे लिए लेके आई हैं, वो लेकर के मुझे दे दीजिए और आपका जो कुछ भी मैसेज होगा मैं उसको बड़ी गंभीरता से लूंगा। साथियों, थैंक यू बेटा, आप कब से हाथ ऊपर करके खड़े थे। साथियों, नेचुरल फार्मिंग का विस्तार आज 21वीं सदी की कृषि की मांग है। बीते कुछ सालों में मांग बढ़ने के कारण खेतों में एग्रीकल्चर से जुड़े कई सेक्टर्स में केमिकल्स का इस्तेमाल
तेजी से बढ़ा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ज्यादा इस्तेमाल के कारण सॉइल फर्टिलिटी गिर रही है, सॉइल मॉइस्चर पर असर पड़ रहा है और इन सबके साथ फार्मिंग की कॉस्ट पर हर साल वो बढ़ती ही जा रही है। इसका सॉल्यूशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल फार्मिंग से ही संभव है। साथियों, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी और क्रॉप में न्यूट्रिशनल रिवाइवल के लिए हमें नेचुरल फार्मिंग के रास्ते पर बढ़ना ही होगा। ये हमारा विजन भी है और हमारी जरूरत भी है। तभी जाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित रख पाएंगे। नेचुरल खेती हमें क्लाइमेट चेंज, मौसम में हो रहे बदलाव का सामना करने में मदद करती है। ये हमारी मिट्टी की सेहत को स्वस्थ रख सकती है और इससे लोगों को नुकसान करने वाले केमिकल से भी बचाया जा सकता है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। 1 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की थी। इससे लाखों किसान जुड़ चुके हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट खास तौर पर पूरे दक्षिण भारत पर में दिख रहा है। यहां आज तमिलनाडु में ही करीब 35,000 हेक्टेयर लैंड पर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग हो रही है। साथियों, नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। यह हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। मुझे खुशी है कि दक्षिण भारत के किसान प्राकृतिक खेती की परंपराओं जैसे पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन आदि को निरंतर अपनाए हुए हैं। ये परंपराएं मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रखती हैं, फसलों को केमिकल मुक्त रखती हैं और इनपुट कॉस्ट बहुत कम कर देती है। साथियों, नेचुरल फार्मिंग के साथ हम अगर श्री अन्न, मिलेट्स की पैदावार जोड़ते हैं तो ये भी धरती मां की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। तमिलनाडु में तो भगवान मुरुगन को शहद और श्री अन्न से बने तेनम तिनई मावुम उसका भोग लगाया जाता है। तमिल रीजन्स में कंबू और सामई, केरला कर्नाटका में रागी, तेलुगु भाषी राज्यों में सज्जा और जोन्ना, ये पीढ़ियों से हमारे खान पान का हिस्सा रहे हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारा ये सुपर फूड दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचे और वैश्विक बाजार में इनकी पहुंच बढ़ाने में नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग को भी, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं समझता हूं इस समिट में इससे जुड़े प्रयासों पर भी अवश्य चर्चा होनी चाहिए। साथियों, मेरा एक आग्रह मोनोकल्चर के बजाय मल्टी कल्चर कृषि का भी रहा है। हमें इसकी प्रेरणा दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों से मिलती है। अगर हम केरला या कर्नाटका के हिली एरियाज में जाए तो हम मल्टी स्टोरी एग्रीकल्चर के उदाहरण दिखते हैं। एक ही खेती में नारियल, सुपारी और फ्रूट प्लांट्स होते हैं।
इनके नीचे मसालों और काली मिर्च की खेती होती है। यानी छोटे से हिस्से में ही इतनी सारी चीजों को पूरी व्यवस्था बनाकर उगाया जा सकता है। यही नेचुरल फार्मिंग का भी मूल दर्शन है। खेती के इस मॉडल को हमें पान इंडिया लेवल पर आगे ले जाना है। मैं राज्य सरकारों से भी कहूंगा कि वो इस पर विचार करें कि कैसे हम इन प्रैक्टिस को देश के अलग अलग भूभागों में लागू कर सकते हैं। साथियों, साउथ इंडिया एग्रीकल्चर की एक लिविंग यूनिवर्सिटी रहा है। इसी भूभाग पर दुनिया के सबसे पुराने फंक्शनिंग डैम्स बने। यहां 13वीं सेंचुरी में कलिंग रायन कैनाल बनी। यहां के मंदिरों के तालाब डिसेंट्रलाइज्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम का एक मॉडल बने। इसी धरती ने नदियों के जल को नियंत्रित कर इसे खेती के लिए इस्तेमाल करने का मॉडल दिया। इसी धरती ने हजारों वर्ष पहले इतनी साइंटिफिक वाटर इंजीनियरिंग की है। इसलिए मेरा विश्वास है देश और दुनिया को नेचुरल फार्मिंग में लीडरशिप भी इसी भूभाग से मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के लिए एक फ्यूचरिस्टिक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। मैं देश भर के मेरे किसान भाई बहनों को, तमिलनाडु के मेरे किसान साथियों से कहूंगा कि आप 1 एकड़ 1 सीजन से शुरुआत करें। यानी आप एक सीजन में 1 एकड़ भूमि पर अपने खेत में 1 एकड़ एक कोने में नेचुरल फार्मिंग करके देखें। वहां से जो नतीजे मिलेंगे उनके आधार पर आप दूसरे साल और ज्यादा करें, तीसरे साल और ज्यादा करें और आप आगे बढ़े। मैं सभी साइंटिस्ट और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी आग्रह करूंगा कि नेचुरल फार्मिंग को एग्रीकल्चर करिकुलम का मुख्य हिस्सा बनाएं। आप गांव में जाकर किसानों के खेत को अपनी लैब बनाएं। हमें हर हाल में नेचुरल फार्मिंग को साइंस बैक्ड मूवमेंट बनाना होगा। नेचुरल फार्मिंग के इस अभियान में राज्य सरकारों और एफपीओ की बड़ी भूमिका और बहुत बड़ी भूमिका है। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। एफपीओ के सहयोग से हम किसानों के छोटे छोटे समूह क्लस्टर्स बनाए। वहीं पर सफाई, पैकिंग, प्रोसेसिंग की सुविधा दें और इनेम जैसे ऑनलाइन बाजार से सीधे जोड़े। इससे प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को और लाभ होने की संभावना होगी। जब हमारे किसान का पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान की ताकत और सरकार का समर्थन तीनों जुड़ जाते हैं तो किसान भी समृद्ध होगा और हमारी धरती मां भी स्वस्थ रहेगी। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है ये समिट और खास करके हमारे किसान भाई बहनों ने जो नेतृत्व दिया है, इस समिट से देश में नेचुरल फार्मिंग को एक नई दिशा मिलने वाली है। यहां से नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस निकलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।